नमस्ते। चलिए आज समझते हैं भारत की संघ सरकार की संरचना को, यानी ये काम कैसे करती है। अब देखिए, यह समझने के लिए कि सरकार कैसे चलती है, सबसे पहले ये बुनियादी सवाल पूछना होगा कि असली ताकत, असली शक्ति किसके पास है। और इसका जवाब छिपा है दो तरह के प्रमुखों के बीच के फर्क में। एक होता है नॉमिनल हेड, यानी नाम मात्र का प्रमुख, और दूसरा होता है रियल हेड, यानी वास्तविक प्रमुख। ठीक है, तो इस पूरी व्यवस्था को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 4 अहम हिस्सों पर एक-एक करके बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, यानी हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रपति से। तो देखिए, राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं। मतलब वो देश की गरिमा और एकता का प्रतीक हैं, हमारे देश के पहले नागरिक। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। इसके लिए एक खास इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें सिर्फ चुने हुए सांसद और विधायक ही वोट डाल सकते हैं। नॉमिनेटेड सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते। वैसे तो राष्ट्रपति के पास बहुत सी कार्यकारी शक्तियां होती हैं, जिनमें सबसे अहम है देश के बड़े-बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करना। कानून बनाने के मामले में भी राष्ट्रपति की एक खास भूमिका है। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा और किसी कानून की तुरंत जरूरत है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये एक तरह का अस्थायी कानून होता है। और हां, राष्ट्रपति के पास न्यायिक और आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। वो किसी की सजा माफ कर सकते हैं और देश में किसी बड़े संकट के समय इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। आर्टिकल 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उन्हें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है, और यही हमारे संसदीय लोकतंत्र की असली बुनियाद है। और इसी सलाह देने वाली सरकार का जो मुखिया है, वो हमें ले जाता है सत्ता के असली केंद्र तक, यानी प्रधानमंत्री। हाँ, यही भारत की संसदीय प्रणाली का सबसे बड़ा फर्क है। जहां राष्ट्रपति नाम के प्रमुख हैं, वहीं असली कार्यकारी ताकत प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। प्रधानमंत्री को अक्सर कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो एक तरह से वो पत्थर हैं जो पूरे सरकारी ढांचे को थामे रखता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त तो राष्ट्रपति करते हैं, पर वो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता होते हैं। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करने से लेकर मंत्रियों को उनके विभाग सौंपने तक, यहां तक कि विदेश में देश का प्रतिनिधित्व करने तक, सरकार का पूरा एजेंडा प्रधानमंत्री ही तय करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये सारा काम अकेले नहीं करते। उनके साथ एक पूरी शक्तिशाली टीम होती है। यह है मंत्रिपरिषद। इसमें एक साफ हायरार्की होती है। सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मंत्री, जो सबसे जरूरी फैसले लेते हैं। फिर उनके नीचे बाकी मंत्री होते हैं जो उनकी मदद करते हैं या छोटे मंत्रालयों को संभालते हैं। और एक बहुत जरूरी सिद्धांत है सामूहिक जिम्मेदारी का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, यहां मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के बीच का फर्क समझना भी जरूरी है। देखिए, मंत्रिपरिषद एक बड़ी बॉडी है जिसमें सारे मंत्री होते हैं, लेकिन कैबिनेट उसका एक छोटा, सबसे शक्तिशाली हिस्सा है जहां असल में सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। चलिए, अब आखिर में 2 और जरूरी संवैधानिक पदों को देख लेते हैं जो सरकार के कामकाज में मदद करते हैं। पहले है उपराष्ट्रपति। इनका मुख्य काम राज्यसभा यानी संसद के ऊपरी सदन की अध्यक्षता करना है। और हां, इनका चुनाव राष्ट्रपति से अलग होता है। इसमें सिर्फ सांसद ही वोट करते हैं, विधायक नहीं। दूसरे हैं महान्यायवादी या अटर्नी जनरल। इन्हें सरकार का सबसे बड़ा वकील समझा जा सकता है। ये कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक तरफ राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्र के सम्मानित प्रमुख हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो सरकार के असल मुखिया हैं। संविधान बनाने वालों ने ये संतुलन इसलिए बनाया ताकि सत्ता किसी एक जगह पर सिमट कर न रह जाए। और यही हमें एक आखिरी और जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है, भारत जैसे बड़े और विविध लोकतंत्र को चलाने के लिए एक नाम मात्र के प्रमुख और एक असली कार्यकारी प्रमुख के बीच ये तालमेल कितना जरूरी है।